नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ज्योतिष समाधान। ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष को सबसे खतरनाक माना गया है। अगर किसी जातक के कुंडली में पितृदोष होता है तो उस जातक के जीवन में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। ऐसे में मान्यता है कि व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष पूर्वजों के श्राप के कारण होता है। हर व्यक्ति पर दोष का प्रभाव अलग अलग होता है। इस दौरान व्यक्ति को कई तरह की संकेत भी मिलते हैं। जाने इन संकेतों के बारे में और इससे बचने के उपाय। इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ ज्योतिष आचार्य अरविंद तिवारी जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है पितृदोष। पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे कि पितृदोष होता क्या है, क्या इसके समाधान है, कैसे इसे पहचानें? जी नमस्कार। INS 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और जो भी दर्शक हमारे इस लोकप्रिय कार्यक्रम यानी ज्योतिष समाधान को देख रहे हैं उन सभी को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज बात कर रहे हैं हम पितृदोष की, क्योंकि बीच में कई कॉलर्स ऐसे आए और उनके जीवन में भी इस प्रकार की समस्या थी, तो पितृदोष के बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है, पितृदोष, पितृ का मतलब होता है हमारे पूर्वज। हमसे कोई ऐसा पाप हो गया है या हमसे ऐसी कोई गलती हो गई है जिसके चलते हमारे जीवन में, हमारे परिवार में कष्टों का समाधान ही नहीं हो पा रहा है। हम लोग लगातार परेशान हैं। ऐसा लगता है कि परेशानी समाप्त ही नहीं हो पा रही है। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा कि किसी भी घर में बहुत सारे कलेश होते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, माता पिता के बीच में हो रहा है, पति पत्नी के बीच में हो रहा है, सास और बहू के बीच में हो रहा है। सास और बहू के बीच में झगड़े तो अमूमन हर परिवार में देखे जाते हैं, लेकिन आप यदि ये मानकर चलें कि ये झगड़े कुछ जरूरत से ज्यादा हो रहे हैं। जी पंडित जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनोज सतना से जुड़े हुए हैं। मनोज, अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान बताइए। मेरा जन्म सागर मध्य प्रदेश में 18 अप्रैल 1972 को दोपहर 12 बजे हुआ था। 1972 को तारीख 18 अप्रैल 1972 दोपहर 12 बजे। 18 अप्रैल 1972, समय है दोपहर 12 बजे। जी जी। क्या जानना चाहते हैं आप? सर, मैं थोड़ा कैरियर को लेके परेशान रहता हूँ। लोन सोन चल रहा, तो मेरा आगे कैसा रहेगा। स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता मेरा। पंडित जी अपने कैरियर को लेकर ये परेशान है, साथ ही अपने स्वास्थ्य को लेकर भी ये परेशान है। चलिए आपकी समस्या के बारे में बता देते हैं। आपने जो कुंडली बताई है उसके हिसाब से आप कुंडली लग्न और मिथुन राशि की आपने अभी वो है मृगशिरा नक्षत्र का चौथा चरण। वर्तमान में आपके ऊपर जो विंशोत्तरी महादशा चल रही है वो शनि की महादशा है। उसका अंत हालांकि होने वाला है 14 जून 2025, यानी अगले वर्ष होगा। बुध की महादशा चलेगी जो कि 17 वर्ष आपके जीवन के, मुझे लगता है कि प्रश्न कैरियर का, तो देखिए अभी कैरियर के क्षेत्र में बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी। उस राशि से 12वें भाव में गुरु महाराज भ्रमण कर रहे हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज, चूंकि आपकी मूल कुंडली में जो स्वामी ग्रह है गुरु, वो 6ठे भाव में धनु राशि में, तो आपकी जन्म कुंडली में जब तक गुरु ठीक नहीं होगा तब तक कैरियर के मामले में बहुत सारी चीजें ठीक नहीं हो पाएंगी। करना क्या चाहिए? संभव हो तो एक रत्न पहने जिसका वजन लगभग 8 से 10 रत्ती का हो। सीधे हाथ की तर्जनी में आप उसको धारण करिए और उसको पहनिए। और उसके अलावा मनोज जी, आप चूंकि सतना मैयर से बोल रहे हैं, तो कोशिश करें माँ जगत जननी की पूजा अर्चना करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, ताकि आपके जीवन की जो परेशानियां हैं वो कहीं ना कहीं समाप्त जरूर हो। जी बिल्कुल पंडित जी। पंडित जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अर्जेश नाम है इनका। अर्जेश, अपना सवाल कीजिए, जन्म तिथि पूछिए, जन्म समय क्या है आपका, जन्म स्थान बताइए।
प्रणाम गुरुजी। 10 जनवरी जी 10 जनवरी 1995 1995 4:45 के शाम पे 4:47 पर शाम को 45:55 जी। कितना 45 मिनट 4:45 पर शाम को इनका जन्म है। पंडित जी क्या जानना चाहते हैं आप? पंडित जी गुरुजी मैं बेटे की शादी के बारे में जानना चाहता हूँ, कब होगी जी? अड़चनें बहुत ज्यादा आ रही हैं। अपने बेटे की शादी के बारे में पंडित जी जानना चाहते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा अड़चनें आ रही हैं इनके बेटे की शादी में। नहीं, ये जो कुंडली आपने बताई है ये आपके बेटे की कुंडली है? हेलो, ने जो डेट ऑफ बर्थ दी है ये आपकी है? हाँ जी, 10 जनवरी 1995 10 जनवरी 1995 4 जी। पंडित जी पूछना चाहते हैं कि ये जो आपने जन्म तिथि जो कुंडली बताई है क्या वो आपके बेटे की है? हाँ मेरे बेटे की है। जी पंडित जी इनके बेटे की है। चलिए, आपके बेटे की कुंडली जो बनती है वो मिथुन लग्न मेष राशि की है। भरणी नक्षत्र के पहले चरण में इनका जन्म हुआ है। वर्तमान में इनके ऊपर जो विंशोत्तरी महादशा चल रही है वो चंद्रमा की है, उसमें केतु चल रहा है। तो केतु चलेगा 19 फरवरी 2025 तक और गुरु महाराज इस समय चल रहे हैं द्वितीय भाव में बेटे की राशि से, यानी वृषभ राशि में। तो बेटे का विवाह होगा 31 मार्च 2025 के बाद। तो आप उसके बाद बेटे के विवाह के लिए प्रयास करें, लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखें, आपके बेटे यानी संतान की कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य महाराज विराजे हैं, जिसका तात्पर्य कि बेटे का जो विवाह होगा, वैवाहिक जीवन होगा, थोड़ा सुखद नहीं रहेगा। सूर्य ग्रह की शांति आप जरूर कराएं और कुंडली मिलाकर आप विवाह करें। अगले साल 31 मार्च के बाद विवाह जरूर होगा। जी बिल्कुल पंडित जी। पंडित जी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, निधि नाम है इनका, न्यू दिल्ली से जुड़ी हैं ये। निधि अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान बताइए। जी पंडित जी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है हमारा। निधि क्या आप हमें सुन पा रही हैं? पंडित जी इनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। अपने विषय पे हम चले जाते हैं। पंडित जी जान लेते हैं कि पितृ दोष के लक्षण क्या होते हैं, कैसे इसे पहचाने? जी जैसा मैं आपको बता रहा था कि अमूमन जैसे घर परिवार सास और बहू के बीच में भी झगड़ा होता है, लेकिन यदि वो झगड़ा को जरूरत से ज्यादा हो, परिवार में इतना कलेश हो कि दोनों एक दूसरे को आमने सामने भी नहीं देख पा रहे हैं, तो भी एक प्रकार से पितृदोष ही माना जाता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि परिवार में बच्चों का विवाह ना होना। आपने देखा होगा आज के दौर में कई ऐसे परिवार हैं जिनके यहाँ बच्चे जो है लगभग 40 वर्षों तक अविवाहित बैठे रहते हैं, या कई बार तो ऐसा भी माना जाता है कि उनका विवाह ही नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा आप देखेंगे कि कई बार संतान नहीं होती है, विवाह हो गया, संतान नहीं हो पा रही है, बहुत कोशिश करने के बाद, मेडिकल ट्रीटमेंट के बावजूद भी इनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। इसके अलावा आप देखेंगे कि कुंडली के जातकों के घर में, जैसे उदाहरण के तौर पर कोई भी व्यक्ति नौकरी कर रहा है या व्यापार कर रहा है, लगातार अवरोध भी ऐसे उत्पन्न हो रहे हैं कि समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो कई बार इस चीज को पितृ दोष से जुड़ा हुआ माना जाता है। जी बिल्कुल पंडित जी, चर्चा जारी रखेंगे। इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, दिल्ली से प्रभा नाम है इनका। प्रभा अपनी जन्म तिथि बताइए, जन्म समय और जन्म स्थान बताइए। नमस्कार जी पंडित जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा बेटे के बारे में पूछना है, शादी के लिए, उसकी नौकरी और शादी दोनों के लिए। उनका डेट ऑफ बर्थ है 21 फरवरी जी 21 फरवरी। बेटे के बारे में पूछना जी। 21 फरवरी है जन्म तिथि और 1987 1987 हाँ जी। और दिल्ली का जन्म है 8:40 शाम के। 8:40 शाम को इनका जन्म है। क्या जानना चाहती हैं आप?
उसकी शादी और नौकरी के बारे में। नौकरी नहीं है उसके पास और शादी के लिए उसकी पंडित जी, शादी कब तक? और नौकरी के लिए चिंतित हैं, ये जानना चाहती हैं कि कब तक इनकी शादी हो पाएगी। बिल्कुल, आपने जो अपनी बिटिया की कुंडली बताई है उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ। देखिए, कन्या लग्न और वृश्चिक राशि की कुंडली है आभा जी, प्रभा जी। का जो नक्षत्र है वो अनुराधा नक्षत्र का तीसरा चरण है। अब विवाह क्यों नहीं हो पा रहा, उसके पीछे के दो कारण। देखिए, एक तो कुंडली मांगलिक है, अष्टम भाव में मंगल बैठा हुआ है। मंगल बैठा हुआ है। बिटिया के ऊपर इस समय ढैया शनि चल रहा है और ये ढैया शनि उतरेगा 31 मार्च 2025 को। अच्छा, मांगलिक कुंडली होने के कारण विवाह नहीं होता। दूसरा एक और परेशानी है, जब भी आप अपनी बिटिया का विवाह करें तो बहुत सोच समझ कर करिएगा। दो कारण है। सप्तम भाव में बृहस्पति, चूंकि वैवाहिक जीवन के भाव में यदि गुरु महाराज बैठ जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जातक का वैवाहिक जीवन सुखद नहीं होता, यानी वो हर प्रकार के सुख को समाप्त कर देते हैं। अच्छा, बिटिया मांगलिक भी अष्टम भाव में मंगल है, तो जिससे विवाह होगा वो थोड़ा सा एक अलग किस्म का व्यक्ति होगा, यानी बिटिया को डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, बिटिया को परेशान करने की कोशिश करेगा, काम काज से लेकर सेहत तक हर चीज में परेशान करेगा। इसलिए बहुत विनम्रता से निवेदन है, कुंडली मिलाकर विवाह करें। आपने कहा विवाह कब होगा, तो विवाह चूंकि उनके योग लगातार बने हुए हैं, जन्म कुंडली में जो उनकी विंशोत्तरी महादशा चल रही है वो भी शुक्र की महादशा चल रही है, हालांकि उसमें मंगल चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अगले वर्ष अप्रैल के बाद उनका विवाह का योग जरूर बनता है। आप विवाह के लिए प्रयास करें, परंतु विवाह करने से पहले आप अपनी बिटिया की कुंडली जरूर मिला दें। जी पंडित जी, विषय पर वापस आ जाते हैं। हम पितृ पक्ष के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। पितृ दोष क्या होता है इसके बारे में हम जानने की भी कोशिश कर रहे हैं। पंडित जी, आपसे जान लेते हैं कि पितृ दोष जो होता है उससे मुक्ति कैसे पाए, क्या कुछ उपाय किए जाने चाहिए, क्या कुछ किया जाना चाहिए इस दौरान? बिल्कुल मनीषा जी, मैं पहले थोड़ा सा पितृ दोष के बारे में बता देता हूँ, किन ग्रहों के कारण ये पितृ दोष बनता है। देखिए, जन्म कुंडली में पितृ दोष बनता है 3 प्रमुख ग्रहों के कारण, सूर्य, चंद्रमा और राहु के कारण। चूंकि पितृ दोष बनाने में जो हम मानते हैं कि हमारे कुंडली का जो नवम भाव होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यदि नवम भाव में राहु बैठे, राहु की दृष्टि पड़ने लगे, सूर्य यदि नवम भाव में बैठे या सूर्य की दृष्टि नवम भाव पर पड़े, कई मामलों में चंद्रमा भी यदि नवम भाव में बैठा हुआ है आपकी जन्म कुंडली में और उसको सूर्य और राहु दोनों ही देख रहे हैं, तब भी आप मानकर चलिए कि पितृ दोष बनता है। अच्छा, इसके अलावा पितृ दोष बनाने में एक और घर का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है, वो होता है जन्म कुंडली का तीसरा भाव, क्योंकि ये नवम भाव से बिल्कुल सप्तम भाव होता है। वहां पर भी यदि अशुभ ग्रह बैठते हैं तब भी ऐसा माना जाता है कि जातक अपने जीवन में बहुत परेशान होता है। अच्छा, इसके अलावा कुंडली के अष्टम भाव में गुरु और राहु यदि एक साथ बैठ जाएं तब भी जातक की कुंडली में पितृदोष का निर्माण होता है। अच्छा, पितृदोष के निर्माण में बुध की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। उदाहरण के तौर पर यदि बुध ग्रह तीसरे भाव में सूर्य के साथ बैठ जाए, वहीं पर राहु भी हो, वहीं पर शनि भी हो, तब आप मानकर चलिए कि बहुत ही जबरदस्त पितृदोष बना हुआ है। इसके अलावा कुंडली का जो पंचम भाव होता है, जिसको हम पिता का भाव भी बोलते हैं, वहां पर भी सूर्य यदि बैठता है या सूर्य के साथ और भी कोई ग्रह बैठते हैं, उदाहरण के तौर पर क्रूर ग्रह यदि वहां पर बैठते हैं, तो उन क्रूर ग्रहों के बैठने के चलते हमको हमारे जीवन की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर आपको मैं बताऊं कि मंगल भी कई मामलों में पितृदोष बनाने में उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अच्छा, कुंडली में आप पितृदोष, हम लोग लग्न कुंडली को भी देखकर पितृदोष की बात करते हैं, परंतु नववांश जो हमारी कुंडली एक नवांश कुंडली होती है, अमूमन हमारे दर्शक जानते हैं, यदि कोई नहीं जानता होगा तो हम अगले बार नवांश कुंडली को लेकर भी चर्चा जरूर करेंगे। तो नवांश कुंडली भी यदि हमारे जीवन में, नवांश कुंडली में भी इन भावों में, उदाहरण के तौर पर यदि हम बात कर रहे हैं तीसरे भाव की, हम बात कर रहे हैं पंचम भाव की, हम बात कर रहे हैं नवम भाव की, यदि इन भावों में इस प्रकार की ग्रह स्थिति बने
तब भी पितृदोष का निर्माण होता है। अच्छा, इससे बचे कैसे? पितृदोष तो हो गया, आप यदि समझ पाए हैं तो बेहतर है। और बचे कैसे, इससे बचने के क्या उपाय होना चाहिए? तो सबसे पहला उपाय तो होता है आपके पितृ। यदि उदाहरण के तौर पर आपके माता पिता यदि जीवित हैं, माने अभी माता पिता दोनों हैं, तो आप नियमित रूप से क्या करें, सुबह प्रातः काल जब भी आप उठें तो सबसे पहले जाकर आप अपने माता पिता के चरणों को जरूर छूकर उनसे सर पर रखकर अपना आशीर्वाद लें, क्योंकि वही आपके देवता हैं। उनका आशीर्वाद मिलने से आपको इस दोष में मुक्ति मिलेगी। कुछ और बेहतर कर सकते हैं तो अपने हाथ से चाय, बिस्किट या भोजन जैसी कोई भी चीज अपने माता पिता को जरूर कराते रहें, ताकि वो अपने जीवन में किसी भी प्रकार से वो तो प्रसन्न रहें, तो उनके कारण आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार से परेशान ना हो। यदि आपके माता पिता जीवित नहीं है तो आप अपने माता पिता का जो फोटो है उस पर नियमित रूप से एक हार जरूर चढ़ाएं, उनके सामने एक, और इसके अतिरिक्त उनके सामने एक गिलास पानी का जरूर रखें, उसको सुबह बदल दें। और आपके घर में जो भी भोजन बने, एक प्लेट में आप थोड़ा सा भोजन जरूर अपने माता पिता के फोटो के सम्मुख रखेंगे, तो इससे भी पितृदोष से आपको मुक्ति मिलेगी। एक और उपाय हमेशा जो हमारे दर्शकों को मैं बताता भी हूँ कि आपके घर में जहां पर भी जल रखते हैं, जैसे आज के दौर में तो हमारे आरओ लगा होता है, आरओ से हम पानी निकालकर किसी घड़े, मटके या तांबे का बहुत ज्यादा प्रचलन है, तांबे की उसमें रखते हैं। तो जहां पर भी पानी का आप संग्रहित करते हैं, खासतौर से पीने के पानी का, तो उसके आसपास आप एक अगरबत्ती जरूर लगाइएगा। और कुछ थोड़ा सा जैसे शक्कर है, चीनी है, गुड़ है, थोड़ा सा मटके के पास रखिए और पितरों को प्रार्थना करते हुए बोलिए कि आप हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि जरूर प्रदान करें। इसके अलावा पितृदोष की मुक्ति के लिए जातक को, चूंकि अभी आने वाले दिनों में पितृपक्ष आने वाला है, गणपति जी के बाद पितृपक्ष आ जाएगा, तो आप पितृपक्ष के जितने भी जो 15 दिन हैं, उन 15 दिनों में अपने पितरों के निमित्त तर्पण कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, तर्पण के साथ साथ आप जो है ब्राह्मण भोजन जरूर कराइए। इसके अलावा हमारे यहाँ पितृदोष से मुक्ति के लिए 5 ऐसे जो पशु पक्षी हैं उनके बारे में बतलाया गया है। कौवा है, चींटी है, गाय है, कुत्ता है। आप इनको नियमित रूप से कुछ ना कुछ भोजन जरूर कराइए। और खासतौर से यदि कौवे आपके घर के आसपास हों तो जरूर आप अपने छत पे थोड़ा सा भोजन जरूर रखिए, ताकि वो पितरों के स्वरूप में आते हैं। अच्छा, हमारे हिंदू सनातन धर्म में, हिंदू ग्रंथों में लिखा गया है कि यदि आप नियमित रूप से श्राद्ध यानी तर्पण करने का काम करते हैं, देखिए श्राद्ध का तात्पर्य जो है मूल रूप से श्रद्धा से जुड़ा हुआ है, यानी श्रद्धा पूर्वक किया जाने वाला कर्म श्राद्ध कहलाता है। तो आप यदि नियमित रूप से अपने पितरों को जल देते हैं, जल कैसे देना चाहिए? दक्षिण दिशा की तरफ मुख करिए, एक थाली में आप जल ले लीजिए, उसमें थोड़े से चावल ले लीजिए, काले तिल ले लीजिए और उनको डालकर अपनी हथेली के बीच से आप जल को गिराइए थाली के अंदर ही, और अपने पितरों का नाम लेते जाइए कि यदि आपके पिता जीवित नहीं है तो उनका नाम ले लीजिए, माताजी जीवित नहीं है उनका नाम ले लीजिए, दादी दादी जी जीवित नहीं है उनका नाम ले लीजिए, जीवित हैं तो कतई मत नाम लीजिए। जो जीवित नहीं है उनका नाम लेकर आप जल जरूर तर्पण कीजिए। इस तर्पण करने के माध्यम से आपके घर में पितृदोष से आपको मुक्ति मिलती है और आपका जीवन सुखद बन जाता है। तो आज के दौर में पितृदोष अमूमन हर परिवार में देखने को मिलता है। और एक और उपाय मैं आपको बता देता हूं, आप उसको भी जरूर करिएगा। चूंकि राहु, चंद्रमा और सूर्य के कारण ये पितृदोष बनता है हमारे जीवन में, तो संभव हो यदि आपकी कुंडली में राहु सही स्थान पर नहीं बैठा हो या राहु के कारण बन रहा हो, तो गोमेद रत्न जरूर आप धारण करिए। इसमें एक बहुत अच्छी क्वालिटी आती है सिलोनी गोमेद रत्न, आप उसको सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में जरूर धारण करिए। मोती रत्न आप धारण करेंगे, इससे भी पितृदोष में कमी आती है। इसके अलावा पन्ना रत्न बहुत ही कारगर माना गया है पितृदोष की मुक्ति के लिए। तो सीधे हाथ की कनिष्ठिका यानी सबसे छोटी अंगुली में
यदि आप पन्ना रत्न पहनते हैं जिसका वजन लगभग 6 से 8 रत्ती के बीच का हो, अष्ट धातु या सोने में ही पन्ना रत्न को धारण किया जाता है, तो आप जरूर उसको पहनेंगे तो मुझे लगता है कि उससे आपके जीवन में पितृदोष संबंधी जो परेशानी है उससे निजात जरूर मिलेगी। जी बिल्कुल पंडित जी। पंडित जी, पितृदोष के बारे में बात हम कर रहे हैं तो ये भी जान लेते हैं कि पितृपक्ष में जन्मे बच्चे कैसे होते हैं पंडित जी, क्या स्वभाव होता है उनका, क्या कुछ है उनके जीवन में? देखिए, पितृपक्ष में जो जन्मा हुआ व्यक्ति है मनीषा जी, उसके बारे में हमेशा ऐसा माना जाता है कि आपका कोई पूर्वज आपके घर में वापस लौटा है और उसका जो व्यवहार होता है वो हमेशा जो है बड़े बुजुर्गों टाइप में होता है। कई बार आप देखते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि लगातार ऐसी बात कर जाते हैं कि हम लोग सोच में पड़ जाते हैं। तो पितृपक्ष में जन्मे हुए बच्चे बेहद शुभ माने जाते हैं और उनमें कतई कोई दोष नहीं होता। हाँ, यदि उनकी कुंडली में पितृदोष है तो किसी योग्य ज्योतिषी के माध्यम से आप चाहें तो हमारे इसी प्रोग्राम के माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं। हम आपको बता देंगे कि आपके उस संतान की कुंडली में कोई दोष है कि नहीं। अच्छा, पितृपक्ष में जो जन्मे हुए बच्चे होते हैं वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। उनका जो मस्तिष्क होता है बहुत ही डेवलप होता है, यानी बहुत सुदृढ़ स्वरूप में आता है, यानी वो अपने जीवन में दूसरों की तुलना में कुछ नया और कुछ बेहतर कार्य करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो पितृपक्ष की है, बहुत ही शुभ माना जाता है। लोग पितृपक्ष को लेकर तरह तरह की बात करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि पितरों के दिन होते हैं, पितृपक्ष होता है, और इन दिनों में यदि आप कोई भी शुभ कार्य भी करते हैं और अपने माता पिता यदि जीवित हैं तो उनके आदेश से, या आप अपने जो पूर्वज जो नहीं रहे हैं उनके नाम से भी आप यदि कोई काम करते हैं तो मुझे लगता है कि आप अपने जीवन में सफलता को जरूर पा पाएंगे। जी बिल्कुल पंडित जी। तो पंडित जी ने बताया कि पितृपक्ष में जन्मे बच्चे कैसे होते, क्या कुछ स्वभाव होता है उनका। और इसी के साथ फिलहाल इस आज के कार्यक्रम में इतना ही। पंडित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। कल फिर एक नए विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।